हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है यूबिक्विटिन प्रोटियोसोम पाथवे। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं कि यूबिक्विटिन प्रोटियोसोम पाथवे क्या होता है और ये किस तरह से फंक्शन परफॉर्म करता है। सो यूबिक्विटिन प्रोटियोसोम पाथवे क्या है? इट इज़ वन ऑफ द मेजर डिस्ट्रक्शन वेज टू कंट्रोल द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स। ठीक है, जो प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करने के जितने भी तरीके हैं उसमें से ये एक मेजर तरीका है जो डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन जो है उनकी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। ठीक है, मतलब जो प्रोटीन हमारी बॉडी में अच्छे से काम नहीं करती है या फिर कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती है वो सिंथेसिस के टाइम ही उसकी जो है फोल्डिंग के टाइम वो मिस फोल्ड हो जाती है, या फिर कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं कि वो डैमेज हो जाती है तो उनको बॉडी से रिमूव करना पड़ता है। ठीक है, ऐसे प्रोटीन्स को ये बॉडी से रिमूव करता है और जो है बाकी जो प्रोटीन्स हैं उनकी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। ठीक है, सो ये क्या है, एसेंशियल प्लेयर है प्रोटीन होम्योस्टेसिस में। मतलब प्रोटीन का जो बैलेंस है उसको ये बना के रखता है और ये रिमूव करता है, एलिमिनेट करता है डिसफंक्शनल मिसफोल्डेड प्रोटीन्स को। जो प्रोटीन जो है फंक्शन अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही या फिर कुछ जो है जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है उस टाइम मिसफोल्ड हो चुकी है तो उन प्रोटीन्स को ये बॉडी से बाहर एलिमिनेट कर देता है। ठीक है, सो ये रेगुलेट करता है प्रोटीन की क्वालिटी को सेल्स में। ठीक है, प्रोटीन की क्वालिटी से हमारा मतलब है कि जो प्रोटीन है वो अच्छे से काम कर रही है, वो अच्छे से बनी है। मतलब प्रोटीन की जो क्वालिटी है उसको चेक करता है, उसको रेगुलेट करता है ये। ठीक है, एंड इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। ठीक है, ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन है। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन का मतलब है कि जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, जब राइबोसोम प्रोटीन को बनाता है उसके बाद जो उसमें फर्दर चेंजेस जो होते हैं बनने के बाद उसके ऊपर या तो कार्बोहाइड्रेट की अटैचमेंट होती है या फिर कार्बोहाइड्रेट अगर अटैच है तो उसको रिमूव करते हैं, या फिर जो भी करना होता है मॉडिफिकेशन उसकी, मतलब फिनिशिंग इस एक तरह से हम बोल सकते हैं, उसकी फिनिशिंग जो होती है वो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होती है। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं कि जो यूबिक्विटिन प्रोटियोसोम पाथवे है उसमें ये यूबिक्विटिन क्या है। ठीक है, तो यूबिक्विटिन क्या है? यूबिक्विटिन इज अ स्मॉल रेगुलेटरी प्रोटीन फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल सेलुलर टिश्यूज इन ह्यूमंस एंड अदर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, यूबिक्विटिन एक स्मॉल रेगुलेटरी प्रोटीन है जो सारे मतलब यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो है जैसे कि ह्यूमंस है उसमें जितने भी सेलुलर टिश्यूज होते हैं उसमें प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये क्या करती है, ये हेल्प करती है रेगुलेट करने में जितने भी प्रोटीन्स के प्रोसेसेस जो होते हैं बॉडी में, अदर प्रोटीन्स है यूबिक्विटिन को छोड़ के जो अदर प्रोटीन्स होती है बॉडी में उनके जो प्रोसेसेस होते हैं उनको ये रेगुलेट करती है यूबिक्विटिन। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया कि जो फॉल्टी प्रोटीन्स होती है, मतलब जिनके अंदर कोई फॉल्ट होता है या फिर मिसफोल्डेड होती है, डिसफंक्शनल होती है, उनको ये रिमूव करती है। इस प्रकार ये रेगुलेट करती है जो अदर प्रोटीन्स होती है बॉडी में उनके प्रोसेसेस को। मतलब मेरे बोलने का मतलब है कि जो अदर प्रोटीन्स वो अच्छे से काम कर रही है, मतलब फंक्शन परफॉर्म कर रही है, उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है, उसमें कोई फॉल्ट तो नहीं है। इस प्रकार ये हेल्प करती है रेगुलेट करने में प्रोसेसेस को अदर प्रोटीन्स के। ठीक है, सो अब आपको पता चल गया कि यूबिक्विटिन प्रोटियोसोम पाथवे में यूबिक्विटिन क्या है। सो अब हम बात करते हैं कि ये यूबिक्विटिनेशन क्या होती है। ठीक है, द एडिशन ऑफ यूबिक्विटिन टू सबस्ट्रेट प्रोटीन कॉल्ड यूबिक्विटिनेशन। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि यूबिक्विटिनेशन की ज़रूरत क्या है। ठीक है, मतलब जिस भी प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करना होता है, बॉडी से रिमूव करना होता है, मिसफोल्डेड है, डिसफंक्शनल है, कुछ भी फॉल्ट है प्रोटीन में, उसको बॉडी से रिमूव करना है तो उसके लिए क्या होता है कि यूबिक्विटिन जो प्रोटीन है ये उसके ऊपर अटैच हो जाती है। ये एक तरह से उसके ऊपर टैग लगा देती है, उसको मार्क करती है कि ये वाली प्रोटीन अच्छे से काम नहीं कर रही है या फिर ये वाली प्रोटीन में फॉल्ट है, इसको बॉडी से रिमूव करना है। ठीक है, सो तभी सेल को पता चलता है कि ये वाली प्रोटीन रिमूव करनी है। सो यूबिक्विटिनेशन क्या है? एडिशन ऑफ यूबिक्विटिन टू सबस्ट्रेट प्रोटीन। सबस्ट्रेट प्रोटीन मतलब जिस प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करना होता है, जिस प्रोटीन को रिमूव करना होता है बॉडी से, वहाँ पे जाके यूबिक्विटिन अटैच हो जाती है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं यूबिक्विटिनेशन या फिर यूबिक्विटिलेशन या फिर यूबिक्विटिनाइलेशन। ठीक है, इसमें से कोई एक भी नाम अगर आ गया तो वहाँ पे आप यूबिक्विटिनेशन के बारे में बताएंगे। ठीक है, सो जो यूबिक्विटिनेशन है ये मार्क करती है प्रोटीन को डिग्रेडेशन के लिए वाया प्रोटिज्म पाथवे। ठीक है, मतलब यूबिक्विटिनेशन जब प्रोटीन के ऊपर अटैच हो जाती है तो ये एक तरह से टैग का काम करती है और ये प्रोटिज्म पाथवे को
सेंड करती है उस प्रोटीन को, मतलब अपने साथ ले जाती है और वहाँ पे जाके प्रोटेसोम है उसकी डिग्रेडेशन कर देता है। ठीक है, इस तरह से ये अल्टर करती है किसी भी प्रोटीन की जो उसकी सेलुलर लोकेशन को, मतलब वो वहाँ से उसको रिमूव करने में हेल्प करती है और उसकी एक्टिविटी को अफेक्ट करती है। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं कि जो यूबिक्विटिनेशन है इसका मैकेनिज्म क्या होता है। ठीक है, सो यूबिक्विटिनेशन एक 3 स्टेप प्रोसेस है जिसमें 3 एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, ये मतलब 3 स्टेप प्रोसेस है और इसमें 3 एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, मतलब जो ये 3 स्टेप्स है इसको परफॉर्म करने में 3 एंजाइम हेल्प करते हैं। सो ये 3 स्टेप कौन कौन से हैं? पहला है एक्टिवेशन, दूसरा है कॉन्जुगेशन और तीसरा है लाइगेशन। ठीक है, ये जो तीनों प्रोसेस है, मतलब ये जो 3 स्टेप है मैकेनिज्म में यूबिक्विटिनेशन के, इनको कौन कौन से डिफरेंट एंजाइम्स परफॉर्म करते हैं? पहला है E1 एंजाइम। ठीक है, E1 एंजाइम को क्या बोलते हैं? यूबिक्विटिन एक्टिवेटिंग एंजाइम। ठीक है, और दूसरा है E2 एंजाइम। E2 एंजाइम का पूरा नाम है यूबिक्विटिन कॉन्जुगेटिंग एंजाइम। ठीक है, इसी प्रकार E3 है, E3 का पूरा नाम है यूबिक्विटिन लाइगेसेस। मतलब जो ये 3 स्टेप्स होते हैं इनमें ये 3 एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, इसकी वजह से ये 3 स्टेप्स परफॉर्म होती हैं। सो अब हम डिटेल में एक एक करके हम इन तीनों स्टेप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है एक्टिवेशन। सो एक्टिवेशन क्या होता है? एक्टिवेशन का मतलब कि जब किसी भी प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करना है तो उसके ऊपर जो टैग लगाता है वो यूबिक्विटिन प्रोटीन लगाती है। ठीक है, तो यूबिक्विटिन प्रोटीन को पहले एक्टिवेट होना पड़ेगा। सो यूबिक्विटिन प्रोटीन की जो एक्टिवेशन है वो 2 स्टेप रिएक्शन है। ठीक है, और इसमें कौन हेल्प करता है? E1 एंजाइम। E1 एंजाइम का मतलब है यूबिक्विटिन एक्टिवेटिंग एंजाइम, ये इसको एक्टिवेट करता है। और जो ये E1 एंजाइम होता है ये ATP डिपेंडेंट होता है, मतलब ये ATP के ऊपर डिपेंड करता है अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, सो E1 एंजाइम जो है ये बाइंड करता है दोनों के साथ, ATP के साथ और यूबिक्विटिन के साथ। ठीक है, मतलब ATP को इसको यूज़ करना होता है तब जाके ये यूबिक्विटिन को बाइंड करेगा अपने ऊपर। ठीक है, इस तरह से ये कैटालाइज करता है एसाइल एडिनाइलेशन ऑफ द C टर्मिनस ऑफ यूबिक्विटिन मॉलिक्यूल। यूबिक्विटिन मॉलिक्यूल के ऊपर जो C टर्मिनस होता है वहाँ पे ये एसाइल एडिनाइलेशन रिएक्शन परफॉर्म करता है और उसके साथ जो है थियोएस्टर बॉन्ड फॉर्म करता है यूबिक्विटिन के साथ। इस प्रकार ये यूबिक्विटिन जो है वो E1 एंजाइम के ऊपर अटैच होती है। फिर E1 एंजाइम जो है वो क्या करता है? वो ट्रांसफ़र करता है यूबिक्विटिन को एक्टिव साइट पे। जो सिस्टीन रेजिड्यू होता है E1 एंजाइम पे, उस साइट पे ये यूबिक्विटिन को ट्रांसफ़र करता है और क्या करता है? ATP को यूज़ करता है और रिलीज़ करता है AMP। ठीक है, मतलब इस तरह से जो ये है यूबिक्विटिन जो है वो E1 एंजाइम के साथ बाइंड करती है और ये एक्टिवेट होती है। ठीक है, तो डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा देखते हैं कि ये यूबिक्विटिनेशन क्या होता है, मतलब ये जो यूबिक्विटिन प्रोटीजोम पाथवे है किस तरह से काम करता है। बाकी के स्टेप्स हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो ये है यूबिक्विटिन मॉलिक्यूल। ठीक है, और ये है E1 एंजाइम। ठीक है, सो E1 एंजाइम को यूबिक्विटिन के साथ बाइंड करना है, मतलब इसको एक्टिवेट करना है यूबिक्विटिन को। तो ये किस तरह से होगा? यहाँ पे यूबिक्विटिन प्रोटीन है और ये ATP है। ठीक है, तो E1 एंजाइम जो है ये दोनों के साथ बाइंड करेगा और ये ATP को यूज़ करेगा और उसके बाद AM रिलीज़ कर देगा और 2 जो है फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स को रिलीज़ करेगा, डाइफॉस्फेट। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है कि ATP मॉलिक्यूल को यूज़ करके जो यूबिक्विटिन है ये E1 एंजाइम के ऊपर अटैच हो जाती है। सो यूबिक्विटिन एक्टिवेट हो जाती है, यहाँ पे ये इसकी एक्टिव साइट पे अटैच हो गई। उसके बाद क्या होता है कि नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें इसको E1 एंजाइम को जो है इस यूबिक्विटिन प्रोटीन को E2 को ट्रांसफ़र करना होता है। सो जो ये यूबिक्विटिन प्रोटीन है ये E1 से E2 को ट्रांसफ़र हो जाती है और वहाँ पे क्या होता है? नेक्स्ट जो क्या होता है, जो E3 एंजाइम होता है, मैंने आपको बताया जो ये यूबिक्विटिन प्रोटीसोम पाथवे है ये 3 स्टेप में कंप्लीट होता है, मतलब 3 स्टेप प्रोसेस है। तो इसमें जो तीसरा स्टेप जो होता है वो E3 एंजाइम परफॉर्म करता है। ठीक है, सो E3 एंजाइम क्या करेगा? जो टारगेट प्रोटीन है E3 एंजाइम के पास जो है वो कैपेबिलिटी होती है कि टारगेट प्रोटीन के साथ भी बाइंड कर सकता है और ये E2 के साथ भी बाइंड कर सकता है। सो E3 एंजाइम जो है वो टारगेट प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा और उसके बाद ये हेल्प करेगा E2 को, मतलब जो ये यूबिक्विटिन प्रोटीन है इसको हमें टारगेट प्रोटीन के ऊपर अटैच करना होता है ना, तभी तो वहाँ पे एक टैग लगेगा कि इस प्रोटीन की डिस्ट्रक्शन करनी है या इस प्रोटीन को सेल से रिमूव करना है। सो जो ये E3 एंजाइम है ये E2 के साथ भी बाइंड करेगा और
जो सबस्ट्रेट प्रोटीन है उसके साथ भी बाइंड करेगा। इस प्रकार ये हेल्प करता है E2 एंजाइम को यूबिक्विटिन ट्रांसफ़र करने में, ठीक है। सो यूबिक्विटिन जो है वो E2 एंजाइम से जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है उसके ऊपर अटैच हो जाएगी और ये मार्क कर देगी उसको कि इस प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करना है, ठीक है। इसी प्रकार जो ये जो स्टेप है ये बार बार रिपीट होता है और बहुत सारे यूबिक्विटिन मॉलिक्यूल्स जो है इसके ऊपर अटैच हो जाते हैं, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉली यूबिक्विटिनेशन, ठीक है। सो इस तरह से जो ये स्टेप है ये बार बार रिपीट होता है और बहुत सारे यूबिक्विटिन मॉलिक्यूल्स जो है इस टारगेट प्रोटीन पे अटैच हो जाते हैं, ठीक है। मतलब एक चेन बना लेते हैं। उसके बाद क्या होता है कि इस प्रोटीन को भेज दिया जाता है प्रोटियोसोम 26S प्रोटियोसोम जिसको बोलते हैं उसके पास भेज दिया जाता है। ये आगे इस प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। अब यहाँ से ये प्रोटीन 26S प्रोटियोसोम के पास पहुँच के, मान लीजिए एक वेसल टाइप है, इसने क्या किया, ये इस प्रोटीन को अंदर ले लिया। इसमें ऐसा कुछ सिस्टम होता है कि ये प्रोटीन जो है उसको ये डिफरेंट छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देगा, ठीक है, ताकि ये इजीली सेल से बाहर एलिमिनेट हो सके। तो इसके अंदर एक ऐसा सिस्टम होता है कि जो ये प्रोटीन है ये छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाएगी, जिसकी वजह से ये इजीली जो सेल से बाहर एलिमिनेट हो सकती है। सो ये जो यूबिक्विटिन ये टैग इसके ऊपर लगा हुआ है, तो ये 26S प्रोटीसोम क्या करेगा, इस टैग को एज इट इज़ ही रिमूव कर देगा। मतलब ये यूबिक्विटिन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इसको डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, जो ओनली ये टारगेट प्रोटीन है इसको ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देगा ताकि ईजिली ये सेल से बाहर एलिमिनेट हो सके। अब 26S प्रोटीसोम क्या करेगा, ये ATP को यूज़ करेगा और उसके बाद जो है ये जो टारगेट प्रोटीन है इसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देगा। ये आप देख रहे हैं ये जो प्रोटीन है ये छोटे छोटे पार्ट्स में टूट गई है। बाकी जो ये यूबिक्विटिन मॉलिक्यूल्स हैं ये एज इट इज़ ही बाहर आ गए हैं, ठीक है, ताकि ये जो यूबिक्विटिन मॉलिक्यूल्स है ये अदर प्रोटीन में जाके फिर से उसके यूबिक्विटिनेशन करवा सकें, ठीक है। सो ये था एक डायग्रामेटिकली मैंने आपको बताया कि यूबिक्विटिनेशन क्या होता है। अब हमने एक स्टेप डिस्कस कर लिया था, अब हम सेकंड स्टेप के बारे में बात करते हैं। दूसरा है कॉन्जुगेशन, ठीक है। कॉन्जुगेशन में क्या होता है, E2 एंजाइम जो होता है वो हेल्प करता है। E2 एंजाइम को बोलते हैं यूबिक्विटिन कॉन्जुगेटिंग एंजाइम, ठीक है। ये कैटालाइज करता है ट्रांसफ़र ऑफ यूबिक्विटिन फ्रॉम E1 टू E2। मैंने आपको बोला कि जब यूबिक्विटिन प्रोटीन जो है वो एक्टिवेट हो जाती है जब E1 एंजाइम उसके साथ बाइंड करता है। अब E1 एंजाइम से उसको E2 एंजाइम की तरफ ट्रांसफ़र करना होता है। ये जो प्रोसेस होता है इसको कौन परफॉर्म करता है, इसको E2 एंजाइम परफॉर्म करता है, ठीक है। E2 एंजाइम क्या करेगा, E2 एंजाइम यूबिक्विटिन को ट्रांसफ़र करेगा E1 की एक्टिव साइट से E2 को, ठीक है। मतलब E2 एंजाइम को उसको ट्रांसफ़र कर देगा। इस स्टेप में जो रिएक्शन होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। इस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए E2 एंजाइम जो होता है उसको यूबिक्विटिन के साथ भी बाइंड करना पड़ता है और उसको E1 एंजाइम के साथ भी बाइंड करना पड़ता है, ठीक है। इस प्रकार जो है तभी वो E1 एंजाइम से यूबिक्विटिन को रिसीव करेगा, वहाँ से वो उसको रिमूव करके E2 पे बाइंड करेगा, ठीक है। तो उसको दोनों के साथ बाइंड करना पड़ेगा। इस प्रकार जो है ये यूबिक्विटिन जो मॉलिक्यूल है ये E1 एंजाइम से E2 एंजाइम की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। जो थर्ड स्टेप है वो होता है लाइगेशन। लाइगेशन में क्या होता है, E3 एंजाइम जो होता है वो कैटालाइज करता है फाइनल स्टेप ऑफ यूबिक्विटिनेशन। मतलब ये इसका फाइनल स्टेप होता है यूबिक्विटिनेशन का, और इसको कौन कैटालाइज करता है, इसको E3 यूबिक्विटिन लाइगेज एंजाइम जो होता है वो इसको कैटालाइज करता है, ठीक है। E3 एंजाइम जो होता है वो क्या करता है, आइसोपेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। जो टारगेट प्रोटीन होती है उसके ऊपर एक लाइसिन रेजिड्यू अटैच होता है, मतलब लाइसिन अमाइनो एसिड होता है। जो ग्लाइसिन रेजिड्यू होता है C टर्मिनल पे यूबिक्विटिन के, उसके साथ बाइंड कर इनके बीच में आइसोपेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। मतलब ये है यूबिक्विटिन मॉलिक्यूल, ठीक है। इसके ऊपर जो इसके C टर्मिनल पे ग्लाइसिन रेजिड्यू अटैच है और ये है टारगेट प्रोटीन, ठीक है। ये टारगेट प्रोटीन जो है इसके ऊपर लाइसिन रेजिड्यू अटैच है, ठीक है। ये E3 एंजाइम जो होता है ये इनके साथ आइसोपेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है, तभी जाके ये मतलब E2 से यहाँ जो टारगेट प्रोटीन है उसको ये यूबिक्विटिन की ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है, ठीक है। इस प्रकार से क्या होता है, जो ये E3 एंजाइम जो होता है ये फंक्शन करता है एज अ सबस्ट्रेट रिकॉग्निशन मॉड्यूल। मतलब ये E2 एंजाइम को सबस्ट्रेट रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है।
ये E2 को बताता है कि आपने जो है किस टारगेट प्रोटीन पे यूबिक्विटिन को ट्रांसफ़र करना है। सो इसमें क्या होता है, जो E3 एंजाइम जो होता है ये एक मीडिएटर की तरह काम करता है। जिस प्रकार आपने देखा है कि जब दो फैमिलीज़ की आपस में जब रिलेशन बनता है, ठीक है, मतलब किसी की शादी होती है, जो लड़के वाला पक्ष होता है और जो लड़की वाला पक्ष होता है, उसके बीच में एक मीडिएटर होता है। वो मीडिएटर क्या करता है, वो दोनों पक्ष को एक दूसरे की बातें शेयर करता है कि हाँ, लड़की वाले जो है ये बात बोल रहे हैं और लड़के वाले ये बात बोल रहे हैं। जब दोनों की सहमति हो जाती है फिर जो है शादी पक्की हो जाती है। तो इसी प्रकार ये E3 एंजाइम भी E2 के साथ भी कनेक्शन बना के रखता है और ये जो टारगेट प्रोटीन होती है उसके साथ भी कनेक्शन बना के रखता है, और इस प्रकार ये एक मीडिएटर की तरह काम करता है। ठीक है, सो E3 एंजाइम कैपेबल होता है इंटरेक्ट करने में E2 के साथ भी और सबस्ट्रेट प्रोटीन के साथ भी। ठीक है, सो इस तरह से ये 3 स्टेप प्रोसेस जो है ये कंप्लीट होता है और इसको 3 एंजाइम्स होते हैं वो कैटालाइज करते हैं। ठीक है, अब जो ये E3 एंजाइम होता है जो लास्ट स्टेप को कैटालाइज करता है, मतलब लाइगेशन स्टेप को भी कंप्लीट करने में हेल्प करता है। सो ये E3 एंजाइम जो होता है इसके ऊपर 2 डोमेन अटैच होते हैं। ठीक है, एक होता है HECT डोमेन और दूसरा होता है रिंग डोमेन। ठीक है, ये जो 2 डोमेन होते हैं ये अलग अलग तरह से अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जो ये HECT डोमेन होता है इसको हम बोलते हैं होमोलोगस टू द E6AP कार्बोक्सिल टर्मिनस डोमेन। ठीक है, और ये क्या करता है, ये E3 एंजाइम जो होता है इसमें ट्रांसेटली बाइंड करता है। E3 एंजाइम जो होता है वो इसके बीच में बाइंड करता है यूबिक्विटिन और E2 एंजाइम के, ताकि जो यूबिक्विटिन को E2 से रिसीव करे फिर उसको आगे टारगेट प्रोटीन को ट्रांसफ़र करे। ठीक है, और जो ये रिंग डोमेन जो होता है इसमें क्या होता है, इसकी जो फुल फॉर्म है ये होती है रियली इंटरेस्टिंग न्यू जीन डोमेन। ठीक है, सो जो ये रिंग डोमेन होता है E3 एंजाइम पे, ये क्या करता है, ये डायरेक्ट ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है यूबिक्विटिन को। मतलब ये बाइंड करेगा E2 एंजाइम के साथ, पर ये यूबिक्विटिन को अपने साथ अटैच नहीं करेगा, ये डायरेक्टली E2 से टारगेट प्रोटीन की तरफ उसको ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, सो E3 एंजाइम्स जो होते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। पहला है APC एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स, और दूसरा है SCF की फुल फॉर्म है SKP1 क्यूलिन F बॉक्स प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सो जो ये 2 एग्जांपल है E3 एंजाइम के, ये हेल्प करती है डिग्रेडेशन करने में किसी भी प्रोटीन के प्रोटियोसोम प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के थ्रू। ठीक है, मतलब इस तरह से ये हेल्पफुल होते हैं किसी भी डैमेज या अनवांटेड जो डिसफंक्शनल प्रोटीन होती है उसकी प्रोटियोलाइसिस करवाने में। प्रोटियोलाइसिस मतलब जो प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड होता है ये उसको ब्रेक करवाने में हेल्प करते हैं, और इस प्रकार से जो अनवांटेड प्रोटीन्स जो होती है उसको बॉडी से बाहर, सेल से बाहर एलिमिनेट कर देते हैं। और जो प्रोटियोलाइसिस में जो एंजाइम हेल्प करता है उसका नाम है प्रोटीएजेस। ठीक है, प्रोटीएजेस एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटियोलाइसिस परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। सो इस प्रकार से यूबिक्विटिनेशन जो है ये एक एसेंशियल प्लेयर होता है प्रोटीन होम्योस्टेसिस में, मतलब प्रोटीन के जो बैलेंस होता है उसको मेंटेन करके रखता है, और जो अनवांटेड प्रोटीन्स जो होती है, डैमेज प्रोटीन जो होती है उसको रिमूव करता है। इस प्रकार जो है ये मतलब वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन है। मतलब प्रोटीन की सिंथेसिस के बाद जितनी भी मॉडिफिकेशंस होती है उसमें से ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन है। मैंने आपको बताया कि जो E3 एंजाइम जो होता है इसके ऊपर 2 डोमेन होते हैं। ठीक है, तो वो किस तरह से काम करते हैं मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम के थ्रू बताने की कोशिश करती हूँ। ये तो पहले वाला ही स्टेप है, जैसे E1 एंजाइम के ऊपर यूबिक्विटिन अटैच हुआ, ये यूबिक्विटिन मॉलिक्यूल है, ये E1 एंजाइम के ऊपर अटैच हो गया, मतलब ये एक्टिवेशन स्टेप हो गया। उसके बाद ये यूबिक्विटिन जो मॉलिक्यूल है ये ट्रांसफ़र होगा E1 से E2 की तरफ। सो ये ट्रांसफ़र हो गया। उसके बाद जो लास्ट जो स्टेप होता है लाइगेशन का, वो उसमें E3 एंजाइम किस तरह से परफॉर्म करता है उस स्टेप को, उसमें 2 टाइप से ये परफॉर्म हो सकता है। अगर तो रिंग डोमेन से अटैच है तो वो डायरेक्टली ट्रांसफ़र होगा, अगर हेक्टर जो डोमेन है उसके ऊपर अटैच है तो उसमें वो ट्रांजिएंटली बाइंड करेगा E3 के साथ, फिर उसके बाद वो सबस्ट्रेट को ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, ये जो है ये है रिंग डोमेन। ठीक है, सो रिंग डोमेन किस तरह से फंक्शन परफॉर्म करता है, मतलब वो E2 जो एंजाइम होता है उसके ऊपर जो यूबिक्विटिन मॉलिक्यूल है वो डायरेक्टली सबस्ट्रेट को ट्रांसफ़र करता है। मतलब यूबिक्विटिन जो है E3 एंजाइम के साथ बाइंड नहीं करेगा, वो ये E3 एंजाइम जो है वो डायरेक्टली यहाँ से इसको सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की तरफ ट्रांसफ़र करवा देगा, मतलब सबस्ट्रेट प्रोटीन की तरफ को डायरेक्टली ट्रांसफ़र करवा देगा।
इसी प्रकार अगर HACT डोमेन से अटैच होता है तो क्या होता है कि जो E2 एंजाइम के ऊपर यूबिक्विटिन मॉलिक्यूल अटैच है वो पहले E3 के ऊपर अटैच होगा, उसके बाद वो सबस्ट्रेट जो है प्रोटीन है उसकी तरफ जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ से यूबिक्विटिन आया, पहले उसने E3 एंजाइम पे अटैच होना है, उसके बाद वो वहाँ से ट्रांसफ़र होगा और वो सबस्ट्रेट प्रोटीन के साथ जाके अटैच होएगा, फिर उसकी प्रोटियोलिसिस होएगी, मतलब उसकी जो प्रोटियोसोम डिग्रेडेशन पाथवे है उसके थ्रू जो है वो प्रोटीन जो है वो डिस्ट्रॉय होगी। ठीक है, सो ये था यूबिक्विटिन प्रोटियोसोम पाथवे कि ये किस तरह से परफॉर्म करता है प्रोटीन डिग्रेडेशन को। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो ये यूबिक्विटिन प्रोटियोसोम पाथवे है इसमें जो यूबिक्विटिनेशन होती है वो दो टाइप की होती है। ठीक है, पहला है मोनो यूबिक्विटिनेशन। मोनो यूबिक्विटिनेशन का मतलब है कि इसमें सिंगल यूबिक्विटिन मॉलिक्यूल ही वो सबस्ट्रेट प्रोटीन के ऊपर अटैच होगा। मतलब मान लीजिए ये सबस्ट्रेट प्रोटीन है, इसके ऊपर सिंगल यूबिक्विटिन मॉलिक्यूल अटैच होगा, उसको हम बोलते हैं मोनो यूबिक्विटिनेशन। ठीक है, मतलब ये अफेक्ट करती है सेलुलर प्रोसेसेस को, जैसे कि एंडोसाइटोसिस। मतलब एंडोसाइटोसिस सेल के अंदर ही अगर मतलब प्रोटीजोम डिग्रेडेशन पाथवे के थ्रू इसमें प्रोटीन्स जो है वो डैमेज नहीं होती, इसमें सेल के अंदर ही प्रोसेस होते हैं कुछ, जैसे कि एंडोसाइटोसिस। तो उसमें जो यूबिक्विटिनेशन होती है उसको मोनो यूबिक्विटिनेशन बोलते हैं। मतलब उसमें एक यूबिक्विटिन मॉलिक्यूल ही इनफ होता है टैग करने के लिए, मार्क करने के लिए किसी भी प्रोटीन को। ठीक है, बट अगर किसी प्रोटीन को प्रोटेसोम 26S प्रोटेसोम पाथवे के थ्रू उसको डिग्रेड करवाना है तो उसके लिए जो यूबिक्विटिनेशन होती है उसको हम बोलते हैं पॉली यूबिक्विटिनेशन। ठीक है, तो दूसरा है पॉली यूबिक्विटिनेशन। पॉली यूबिक्विटिनेशन का मतलब है कि इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे यूबिक्विटिन मॉलिक्यूल्स जो है वो अटैच होते हैं सबस्ट्रेट प्रोटीन के ऊपर, मतलब एक चेन बना लेते हैं। तो इस प्रकार जो है मतलब ये उस प्रोटीन को टारगेट करते हैं, उसको प्रोटियोसोम डिग्रेडेशन पाथवे के लिए। ठीक है, इसमें क्या होता है जो मतलब जो पॉली यूबिक्विटिनेशन है इसमें पहले तो मोनो यूबिक्विटिनेशन स्टेप होएगा, उसके बाद उसके ऊपर जो है और जो प्रोटीन्स है वो अटैच होगी और इस प्रकार से वो पॉली यूबिक्विटिनेशन परफॉर्म करेगी। ठीक है, मतलब एक चेन बना लेते हैं ये टारगेट जो सबस्ट्रेट होता है उसके ऊपर। सो ये चेन्स जो ये कैसे बनती है, मतलब ये जो यूबिक्विटिन मॉलिक्यूल्स जो होती हैं एक दूसरे के साथ किस तरह अटैच होती हैं। इसमें क्या होता है जो ग्लाइसिन रेजिड्यू होता है यूबिक्विटिन मॉलिक्यूल के ऊपर, ठीक है, वो अटैच होता है लाइसिन रेजिड्यू ऑफ यूबिक्विटिन जो सबस्ट्रेट के साथ पहले बाइंड हो चुकी है। मतलब जैसे कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है उसके ऊपर जो पहले यूबिक्विटिन बाइंड होगी उसका जो लाइसिन रेजिड्यू है और जो दूसरी प्रोटीन जो बाइंड होनी है उसका जो ग्लाइसिन रेजिड्यू है उसके बीच में ये बॉन्ड फॉर्म करता है। इस प्रकार जो है वो चेन बन जाती है जिसको हम बोलते हैं पॉली यूबिक्विटिनेशन। और इस प्रकार जो है ये मतलब जिस सबस्ट्रेट प्रोटीन के ऊपर ये बहुत सारे यूबिक्विटिन मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं उसको ये टारगेट करते हैं 26S प्रोटियोसोम पाथवे के लिए, मतलब उसके ऊपर टैग लगा देते हैं ताकि जो 26S प्रोटियोसोम पाथवे है वो इस प्रोटीन को डिस्ट्रॉय कर सके। सो ये थोड़ा सा डायग्राम मैंने बनाया है। सो इसमें मोनो यूबिक्विटिनेशन क्या होता है, मतलब ये सबस्ट्रेट प्रोटीन है इसके ऊपर सिंगल यूबिक्विटिन मॉलिक्यूल अटैच है। और जो पॉली यूबिक्विटिनेशन होता है उसमें क्या होता है बहुत सारे जो यूबिक्विटिन मॉलिक्यूल्स हैं ये इसके ऊपर अटैच होते हैं, मतलब एक चेन बना लेते हैं ये। और ये चेन किस तरह से बनती है, जो ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के ऊपर जो ये यूबिक्विटिन अटैच है इसका जो लाइसिन रेजिड्यू होता है, मतलब जो लाइसिन अमाइनो एसिड होता है इसका और जो इसका जो ग्लाइसिन अमाइनो एसिड होता है उसके बीच में बॉन्ड फॉर्म होता है। इसी प्रकार जो इसका जो लाइसिन अमाइनो एसिड होएगा और इसका ग्लाइसिन अमाइनो एसिड होएगा उसके बीच में बॉन्ड फॉर्म होएगा। इसी प्रकार ये प्रोसेस आगे रिपीट होता रहता है। ठीक है, सो ये था यूबिक्विटिन प्रोटियोसोम पाथवे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।